नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो बेटे पिछली क्लास में हमने जो नेट का एग्ज़ाम होता है, नेट GRF UGC कंडक्ट कराता है NTA एजेंसी के तहत, तो उसमें हमने निबंध जो यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 9 निबंध, उस पर चर्चा की थी। उसका पहला निबंध था दिल्ली दरबार। उसके बाद बेटा अगला जो निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का निबंध है बेटा ये। तो भारतेंदु जी के दो निबंध नेट में लगे हुए हैं, पहला है दिल्ली दरबार और दूसरा बेटा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारत देश की उन्नति के अलग अलग मार्ग सुझाए हैं, रास्ते बताए हैं कि कैसे भारत देश की उन्नति हो सकती है। और बेटा यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जो निबंध है, बलिया में जो ददरी का मेला लगता था बलिया में, उसमें भारतेंदु जी ने 1884 में भाषण दिया था। उसी भाषण में प्रमुख बातें रखी थी, प्रमुख अंश रखे थे उस भाषण में, कि भी उस भाषण में बताया था कि भारतीय जो है वो अपनी उन्नति कैसे करेंगे, ये देश गुलामी की जो बेड़ियां हैं उनसे कैसे मुक्ति पाएगा। इन सब पर चर्चा की थी बेटे भारतेंदु जी ने। तो ये जो निबंध है पूछा जाता है कि भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध कहाँ से लिया गया है, तो ददरी, जो बलिया में ददरी का मेला लगता था उस समय भारतेंदु जी ने सभा को संबोधित किया था। तो वहां पर वो उन्नति के मार्ग सुझाए थे, उन्हीं पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे तो अलग अलग मार्ग बताए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 मार्ग प्रमुख हैं। एक तो भी निज भाषा, कि अगर हम देश में उन्नति करना चाहते हैं तो निज भाषा अर्थात अपनी भाषा, निज का मतलब होता है बेटा अपनी भाषा को अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से अंग्रेज अपनी अंग्रेजी को अपनाए हुए हैं, तो हमें केवल एक भाषा को अपनाना पड़ेगा। पहला तो ये भाई। दूसरा उन्होंने कहा कि भी आलस्य को त्याग दीजिए। अगर हम देश को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं अंग्रेजों की तुलना में। तीसरा जो उन्होंने बताया है, तीसरा बताया बेटा देशी वस्तुओं का उत्पादन करना, देशी वस्तुओं का उत्पादन करना, और उसके बाद देशी वस्तुओं का उत्पादन करने के साथ साथ देशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना। ये 3 प्रमुख पॉइंट हैं। इसके अलावा और पॉइंट भी हैं। अब जो कलेक्टर साहब है, रोबर्ट जो कलेक्टर हैं, उनको इस निबंध में भारतेंदु जी ने अकबर बताने की कोशिश की है। और उनके जो कर्मचारी हैं तो उनको, या जिस तरह से अकबर के बेटे मंत्री थे, टोडरमल थे, अबुल फजल थे, वो बताने की कोशिश की है। मतलब अपनी तरफ से भारतेंदु जी ने भारत देश की उन्नति के बारे में पूरा का पूरा वो किया है कि भी इसमें एक तो पृथ्वीराज ने जो शब्द भेदी बाण चलाया था उसका भी वर्णन है। इंद्र सभा जो आपने सुन रखा बेटा, इंद्र सभा लड़कों को बिगाड़ने के लिए, जैसे भी उसमें ज्यादा अश्लीलता है तो उसका भी वर्णन किया गया है। तो बेटा ये निबंध में मुख्य पॉइंट क्या है उन पर जरा चर्चा करते हैं, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि बेटे आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के वो डाउट पूछ सकते हो। तो देखो बेटे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस निबंध की, तो इस निबंध में सबसे पहले जो जिक्र है यहां से शुरू होता है बेटा, भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है। ये है निबंध का नाम। और भारतेंदु जी इस निबंध के निबंधकार हैं, अर्थात रचनाकार हैं। भारतेंदु जी ने इस निबंध में देश की उन्नति के मार्गों को बताते हुए कि अपना देश कैसे उन्नति करे, इन मार्गों को बताते हुए उन पर चर्चा की थी। 3 दिसंबर 1884 को बलिया जो जिला है, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बेटा बॉर्डर है उसके पास ये बलिया जिला लगता है, वहां ददरी का मेला लगता है, उसमें भाषण दिया था बेटे। तो देखिएगा, ददरी के मेले के आयोजन के समय जो देश का उपकार कैसा हो, देश उपकारणी में जो भाषण दिया था, उसी भाषण में ये मार्ग सुझाए गए थे बेटे। में उसमें जो देश उन्नति के सुझाए गए मार्ग हैं, ये निबंध उन्हीं पर व्याख्या प्रस्तुत करता है, जैसे निज भाषा है, आलस्य त्याग है
और बेटा धर्म की एकता है कि भी हमें एक ही धर्म अपनाना पड़ेगा। और इसलिए पूछा भी जाता है कि भारतेंदु जी किसके वो थे, तो बेटा वैष्णव के ये समर्थक थे। वैष्णव की एक धर्म अपनाइए, वैष्णव धर्म अगर हमें आगे बढ़ना है। तो देखिएगा बेटे, बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर के समान, बलिया के जो कलेक्टर थे उस समय रॉबर्ट, उसको अकबर के समान दिखाया है, तथा उसके जो मुंशी हैं उन मुंशियों को अकबर के जो मंत्री थे टोडरमल और अबुल फजल उनके समान बताया। अर्थात अकबर की नीतियां अच्छी थी भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेखक ने माना कि हिंदुस्तानी राजे महाराजे, देखिएगा हम उन्नति क्यों नहीं करते, ध्यान से पढ़ाना बेटे। लेखक ने माना कि हिंदुस्तानी राजे महाराजे, हिंदुस्तान के जो राजा हैं महाराजा हैं, अर्थात अपने जो देशी राजा महाराजा हैं उनके अंदर क्या कमी है, वो क्या नहीं करते कि भारत देश उन्नति नहीं करता। राजे महाराजे हाकिम रईस कोई भी देश को जगाने के लिए प्रयास नहीं करता, सब अपने अपने धन बढ़ाने में, अपना यश बढ़ाने में लगे हुए हैं। देश के बारे में कोई भी नहीं सोचता, चाहे राजा हो, महाराजा हो, हकीम हो, चाहे पैसे वाला हो, रईस पैसे वाला होता है, देश के बारे में कोई भी नहीं सोचता। भारतीयों में जो आलस्य है वह उनकी दुर्गति का प्रमुख कारण है। हमारे देशवासियों में आलस्य है, वो उनकी दुर्गति का प्रमुख कारण है। कल कर लेंगे, क्या जल्दी है, ये हमारा प्रमुख कारण बताया दुर्गति का। इसके लिए भारतेंदु जी ने मलुकादास के दोहे का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। मलुकादास का दोहा भी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस आलस्य को त्यागने के लिए इस दोहे का प्रयोग भी यहाँ पर भारतेंदु जी ने किया। बेटा पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद इस रचना में लेखक ने पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण चलाने का वर्णन किया कि हम कितने महान थे। पृथ्वीराज ने जो शब्द भेदी बाण चलाया था इस पर भी चर्चा की। उसके साथ साथ इसमें लेखक ने मीर हसन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 3 बार पूछा जा चुका है पेपर में पॉइंट, की रचना मसनवी शैली में रचना रची गई। इंदर सभा को युवा लड़का, जो इंदर सभा है उसमें अश्लीलता, आशिकी, शेरो शायरी का वर्णन ज्यादा है, तो युवाओं को, नए लड़कों को बिगाड़ने के लिए इस रचना के बारे में भारतेंदु जी ने बताया। बेटे पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से करना है, पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। इसमें हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी बताया। देखिएगा ये पॉइंट कई बार कि ये जो निबंध है इसमें भारतेंदु जी ने हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी बताया है कि जिस तरह से रेल की गाड़ी होती है, एक बार धक्का लगा दो फिर वो चल पड़ती है, जो बिना इंजन के नहीं सरक सकते। अर्थात हमें कोई धकाने वाला चाहिए, धकाने वाला अगर मिल गया तो फिर हम पीछे नहीं रहेंगे। तो बेटा देखिएगा कैसे कैसे कमियां अपने देश के लोगों में या थी, अब भी है वो। लेखक ने इस निबंध में मनुष्य के जीवन के बारे में बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य का जीवन है उसके महत्व को बताते हुए क्या कहा है, देखिएगा बेटे कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य का जो जीवन है दुर्लभ है, उसमें गुरु की कृपा और भी दुर्लभ है। भाई एक तो मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है, उसमें अगर अच्छा गुरु मिल जाए, गुरु की कृपा और भी दुर्लभ है। और जो गुरु की कृपा के बाद भी कुछ नहीं कर सकते वे आत्महत्यारे हैं। देखिए मनुष्य जन्म भी मिल गया और अच्छा गुरु भी मिल गया जिसने सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो हम आत्महत्यारे के समान हैं। देखिए भी कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया बात कही है। एक कहावत है ना कि इंसान कहता है भगवान तू कुछ दे तो मैं कुछ करके दिखा दूं, भगवान कहता तू कुछ करे तो मैं दे के दिखा दूं। वही बात बेटे, अच्छा गुरु भी मिल गया और सारी बातें बेटे मनुष्य जीवन भी मिल गया, लेकिन फिर भी हम नहीं करते तो हम आत्महत्यारे के समान है। अगला पॉइंट देखिएगा बेटे, लेखक कहते हैं कि अंग्रेजों ने उन्नति के समान अवसर दे रखे हैं, कि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने उन्नति के हमारे देश में समान अवसर दे रखे हैं। अमीरी, गरीबी, जाति, धर्म के आधार पर कोई वो नहीं, तो फिर हम उन्नति क्यों नहीं करते। और उन्नति का रास्ता भी दिखा दिया। एक तरह से गुरु जो बता रहे थे कि आप ऐसे ऐसे उन्नति कर सकते हो, आलस्य को त्याग के, बिजनेस करके, छोटे छोटे काम करके आप उन्नति कर सकते हो। फिर भी हम उन्नति नहीं करते तो हम अभाग्य और ईश्वर का प्रकोप मानते, इसको रास्ता भी दिखा दिया और कोई भेदभाव भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को उन्नत नहीं बना सकते तो फिर बेटा
हमारा ये लगा लो किस्मत का वो कह सकते हो आप, या ईश्वर का प्रकोप कह सकते हैं, ये इंडियन मान लेते हैं कि भी भगवान का वो है। आगे लेखक ने जो राजा महाराजाओं हैं उनको संबोधित करते हुए बोला कि भी आप है ना, अगर आप देश के हितैषी हो तो आपको क्या करना, अर्थात जो राजा महाराजा है, कहने के राजा महाराजा आए हैं, पदवी लिए हुए हैं, उपाधियां मिली हुई हैं, तो देखिएगा भाइयों राजा महाराजाओं का मुख मत देखो, ये जो राजा महाराजा इनकी तरफ मत देखो, ये मत सोचो कि पंडित जी को ऐसा मार्ग बताएंगे। राजा महाराजाओं के मुंह की तरफ मत देखो, ना ये सोचो कि पंडित हाथ देख के कह देगा जा बेटे पैसे पैसे हो जाएंगे, ये उम्मीद मत लगाइए कि पंडित को ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे रुपया और बुद्धि बढ़ेगी, आलस्य छोड़कर जिससे रुपया और बुद्धि बढ़ेगी, ये गलत फहमी है। अगर आपको उन्नति करनी है तो आलस्य छोड़कर पूर्ण रूप से उन्नति की दौड़ में शामिल हो जाओ। अगर एक बार पीछे रह गए तो फिर आगे नहीं निकल सकते। अगर उन्नति के मार्ग में आप एक बार पीछे रह गए तो फिर हम आगे नहीं निकल सकते। दिन रात मेहनत कीजिएगा आलस्य छोड़कर। भारतेंदु जी उन्नति की बात करते हुए कहते हैं धर्म में देखिए हम उन्नति कैसे करें। उन्नति के कुछ पहलू होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, तो भी सबसे पहले उन्नति में सबसे पहले देखिएगा धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, ईश्वर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति में उन्नति हो। भाई उन्नति का मतलब ये है कि किसी भी फील्ड, कोई भी जो फील्ड है, कोई भी जो क्षेत्र है, वो उन्नति से अछूता ना रहे, चाहे वो धर्म है, चाहे वो जाति है, चाहे नारी है, चाहे नर है, सभी की उन्नति हो, तब जाके उन्नति होगी। और भारतेंदु जी कहते हैं जो लोग अपने आप को देखिए अब राजाओं पर या पैसे वालों पर यहां पर व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि व्यंग शैली में निबंध लिखे जाते हैं बेटे कि भी भारतेंदु जी ने क्या व्यंग किया है। जो लोग अपने आप को देश का हितैषी मानते हैं कि हम देश का भला करने वाले हैं, अपने आप को देश का हितैषी मानते हैं, वे घर छोड़कर, पहले वो घर छोड़िए, फिर धन छोड़िए, फिर मान छोड़िए और बलिदान देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास पैसा है और आप देश हितैषी भी हैं। जिसके पास पैसा वगैरह वो है या नहीं है, तो देश के लिए आप तैयार हो जाइए, बलिदान देना पड़ेगा और तैयार हो जाओ। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अपनी कमियों का पता लगाओ। देखिए भी उन्नति का आपके लिए बेटे, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अपनी कमियों का पता लगाओ। कुछ लोग धर्म की आड़ में, कुछ लोग धर्म की आड़ में बेटे, और कुछ लोग देश की आड़ में, देखिए कुछ लोग सुख की आड़ में गलत कार्य करते हैं। उन्हें पकड़कर कि कुछ लोग तो धर्म की आड़ में, कुछ लोग अपने हित की आड़ में, कुछ लोग बेटे देश की आड़ में होकर के हमारा फायदा उठाते हैं। उनका पता लगाओ कि कौन कौन वो लोग हैं, जैसे राजनेताओं की तरफ या राजा की तरफ, समाज से बाहर निकालो, उनको पकड़ कर लाओ और सामने खड़ा कर दो, सब सुधर जाएंगे। जो उन्नति के मार्ग में कांटा बने हुए काट कर फेंक दो, अर्थात जो देश की उन्नति के मार्ग में कांटा है उन सब को काट कर फेंक दीजिएगा, उखाड़ कर। वही तो अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, लेखक ने उन्नति का मूल धर्म को बताया है कि अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो इसका मूल धर्म है, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए कहा कि धर्म की उन्नति करनी होगी। जैसे अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति एक है, एक ही धर्म है, एक ही राजनीति। हमारे यहाँ अनेक धर्म है, अनेक राजा, अलग अलग तरह की नीतियां हैं। तो बोला ऐसे नहीं, जिसमें दिन दुगनी और चार रात चौगुनी उन्नति होती है, क्योंकि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति बेटे दोनों ही एक हैं। अब देखिएगा भारतेंदु जी सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। इन पर प्रकाश डालते हुए भारतेंदु जी कहते हैं क्या क्या बुराइयां हैं। देखिएगा क्योंकि उस समय छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह प्रथा थी भी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कि बचपन में बच्चों की शादी मत करो, उनके शरीर को विकसित होने दो, उनको शिक्षित होने दो, उन्हें जिंदगी तथा समाज की जानकारी होने दो। ये नहीं 13-14 साल की लड़की हुई, 14-15 साल का लड़का हुआ, अब तो फर्क पड़ गया, नहीं तो पहले लपेट देते थे शादी के मन। तो बोला पहले उनको पढ़ाइए, उनके शरीर को विकसित होने दीजिएगा, उनको समाज का ज्ञान होने दीजिए, तब शादी कीजिए। आगे बढ़ते बेटे,
कुलीन प्रथा तथा बहुविवाह प्रथा को बंद कीजिए। ये जो कहते हैं ना हम कुलीन हैं, ऊंचे ऊंचे खानदान के हैं, इनको बंद करो। और एक एक आदमी 5-5 6-6 शादियां करता है, इनको बंद कर दीजिएगा अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो। इसके बाद देखिएगा बेटे, ये बहुत जरूरी है। उस समय आज भी जनता जागरूक नहीं है। भारतेंदु जी ने आज से लगभग 150 साल पहले बातें कह दी थी। बेटे क्या कह रहे हैं? लड़कियों को शिक्षित कीजिए लेकिन ऐसी शिक्षा मत दीजिए, एजुकेटेड कीजिए लड़कियों को, लेकिन ऐसी शिक्षा मत दीजिए जो आजकल दी जा रही है। उन्हें बुराई नहीं अच्छाई करना सिखाइए। पढ़ लिख के जो जिनको पढ़ा दिया जाता है वही फिर कि डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ, फिर बेटे 36 टुकड़े हो चाहे 6000 टुकड़े हो, ऐसी शिक्षा मत दीजिए लड़कियों को कि वो पढ़कर फिर गलत रास्ते पर चले। ठीक है भाई। वैष्णव, शाक्त आदि अनेक मत के लोग आपस में झगड़ा न करें। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। आगे क्या करे हैं? हमें अफसोस है कि हम अपने काम की वस्तु भी स्वयं नहीं बनाते। मैंने बोला था बेटा कि भी स्वदेशी, हमें बड़ा अफसोस है कि हम अपने काम की वस्तु भी स्वयं नहीं बनाते। अपने काम की वस्तु भी हम किसी दूसरे देशवासियों से बनवाते हैं, उनका ही बना हुआ सामान हम प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा बेटे, जैसे तुम्हारी अच्छाई है वही तुम्हारी, जो अच्छी है ना वो पुस्तकें पढ़ो। ये नहीं कि भाई आप वो इंद्र सभा पढ़ लो, जो अच्छाई वो पुस्तक पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा पर भरोसा मत करो। अपने देश अपनी भाषा में उन्नति करो, अपने देश की उन्नति होगी अपनी भाषा में अगर आप करोगे तो। ना तो परदेशी लोगों पर, मतलब परदेशी का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी लोगों पर, ना उनकी भाषा पर भरोसा करो, क्योंकि अंग्रेजी भी बेवफा सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेटा आलस्य त्याग दीजिएगा अगर आपको कामयाब होना है। और प्यारे बच्चों, अपने देश के प्रति हमेशा तत्पर रहिए, बलिदान देने के लिए, सेवा करने के लिए। खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, अपनी कमी का पता लगाइए और बेटा जो उचित पुस्तकें हों पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।